Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start our next chapter, that is chapter number 10 vectors. So इस वीडियो में हम वेक्टर्स के बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे. So चैप्टर नंबर 10 है हमारा वेक्टर्स. अब वेक्टर्स को समझने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्टिंग करेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज ये हमने क्लास 9th में स्टडी की थी. जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिन क्वांटिटीज़ को, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. 2 टाइप्स की थी. वो क्वांटिटीज़ जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, और वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब मैग्नीट्यूड से क्या मीनिंग है? यहां पर सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ए बी, इसकी लेंथ मैं कह रहा हूं 5 सेंटीमीटर. तो यहां पर न्यूमेरिकल पार्ट क्या है? 5. तो इसे क्या कहेंगे हम? मैग्नीट्यूड. या फिर मैं किसी सरफेस का एरिया बता देता हूं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहां पर न्यूमेरिकल पार्ट क्या है? 60. तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड. अगर कि मैं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता रहा हूं, सपोज यहां पर 15 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर जो 15 है ये न्यूमेरिकल पार्ट है, तो इसे मैग्नीट्यूड कहूंगा मैं. मींस न्यूमेरिकल पार्ट को हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं. अब यहां पर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं? एरिया इसके एग्जांपल में आ सकता है. एरिया के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती. वॉल्यूम, हाइट. अब सपोज मैं किसी पर्सन की हाइट कह रहा हूं, h हाइट है, तो इसकी कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है इसमें हमें. तो ये सब क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं होती, और ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटीज. अब बात करते हैं ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. इनके कुछ एग्जांपल समझते हैं हम. फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. सपोज ये बॉक्स है मेरे पास. अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ. अब डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन से आ रही है. अगर तो इस डायरेक्शन से फोर्स आ रही है तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर अपवर्ड डायरेक्शन से मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बॉक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो मीन्स फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए. तो फोर्स के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है. और इसके एग्जांपल में हम वेलोसिटी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट. ये सब एग्जांपल्स हैं उन क्वांटिटीज के जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं. और ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज. सो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वांटिटीज से डील करेंगे जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं. अब बात करते हैं कि डेफिनेशन की बात करें कि वेक्टर किसे कहा जाता है. तो वेक्टर क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इजी वे में समझो तो वेक्टर क्या होता है? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहा हूं कि किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को मैं वेक्टर कह सकता हूं. अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके पास कोई डायरेक्शन हो. यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं. सपोज ये P पॉइंट है और ये पॉइंट Q है. मैं P पॉइंट से Q पॉइंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं. ठीक है. P क्या है? इनिशियल पॉइंट. और Q क्या है?
टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या है, P से Q, तो इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, PQ और उसके ऊपर एरो। ये एरो डायरेक्शन बता रहा है कि P से Q की डायरेक्शन है हमारी, कि हम P पॉइंट से Q पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। तो ये कैपिटल लेटर्स में हम इस वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर स्मॉल लेटर्स में करना हो, सपोज मैं इस PQ को A कह देता हूँ, ये A वेक्टर, तो मैं स्मॉल लेटर्स में इस तरह से लिख सकता हूँ, ये A वेक्टर हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर, अब ये तो होगी नोटेशन की बात, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ P और Q के बीच में, क्या कह रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। डिस्टेंस का मीनिंग यहां क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दैट मीन्स मैं इस PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। अब मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो PQ वेक्टर लिखा, इसकी साइड पे हम 2 बार्स लगाएंगे, मोड लगाएंगे, तो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, PQ वेक्टर क्या कहा था मैंने, A वेक्टर, तो A वेक्टर के साथ मैं इस तरह से मोड लगाकर मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ इस PQ वेक्टर का। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि क्या PQ वेक्टर इक्वल होगा QP वेक्टर के। क्या PQ वेक्टर QP वेक्टर इक्वल होगा, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि PQ वेक्टर यहाँ पर डायरेक्शन क्या दे रहा है, P से हम Q की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और QP वेक्टर क्या कह रहा है, Q से P की डायरेक्शन में, मीन्स P से Q की डायरेक्शन में मूवमेंट और Q से P की डायरेक्शन में मूवमेंट, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। फिर भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस QP वेक्टर। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन मैंने लगाया है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन का, कि दोनों वेक्टर इक्वल तो हैं बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ। देखिए सपोज ये कोई AB वेक्टर है, ये A है और ये B है, ये कोई AB, सपोज मैं A से B पर गया और B से C पॉइंट पे गया। ठीक है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो इस तरह से भी देख सकता हूँ कि A से B पे गया तो AB वेक्टर हो गया, B से C पे गया तो BC वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दूं तो एक नया वेक्टर आएगा, और जो नया वेक्टर आएगा उसको मैं कहूँगा रिजल्टेंट। ठीक है, दो वेक्टर्स को ऐड करके जो नया वेक्टर आ रहा है मैं उसको रिजल्टेंट कह रहा हूँ, और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मींस A से B पे गया, B से C पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आई, AC, तो प्लस करके क्या आएगा, AC, डायरेक्शन A टू C रहेगी। ये ट्रायंगल्स लॉ है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम होगा, सपोज ये पैरेललोग्राम है ABCD। अब इसकी साइड्स वेक्टर्स हैं, इस वेक्टर को मैं कह देता हूं AB वेक्टर को A वेक्टर, BC वेक्टर को कह देता हूं B वेक्टर। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या करता है, डायगोनल्स फाइंड आउट करने का काम आता है। ठीक है, अगर मुझे इसके डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं, सपोज मुझे ये AC डायगोनल फाइंड आउट करना है। अब AC डायगोनल कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, सिंपल ट्रायंगल लॉ का यहाँ यूज करते हैं। सो दैट मीन्स AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, अब दोनों वेक्टर्स प्लस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, AC इज इक्वल्स टू AC वेक्टर। कैसे लिख सकते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू AC वेक्टर। सो यहां मुझे डायगोनल 1 मिल गया, फर्स्ट डायगोनल मैंने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर मैं दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना चाहूं तो यहां पर मुझे समझना होगा कि अगर मुझे BD फाइंड आउट करना है, देखो इस तरह से मैं फिर से फिगर बना देता हूं। ठीक है, ये A वेक्टर था, ABCD।
अब अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं तो ये भी ए वेक्टर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये बी सी वेक्टर था, बी सी वेक्टर को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया था, तो सी बी वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सी बी वेक्टर। डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ तो नेगेटिव साइन आएगा तो माइनस बी वेक्टर से होगा, तो ये वाला वेक्टर क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर। अगर मुझे यहाँ पर डी बी फाइंड आउट करना है, डी बी, तो डी बी कैसे कर सकता हूं, डी सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर। देखो डी बी डिस्प्लेसमेंट है डी टू सी टू बी की, ठीक है। तो यहां पर अगेन मैंने ट्रायंगल्स लॉ यूज किया है। अब डी सी वैक्टर क्या है हमारे पास, ए वैक्टर, और सी बी वैक्टर क्या है, माइनस बी वैक्टर। तो ये मेरे पास डी बी वैक्टर आ गया जो कि डायगोनल है सेकंड इस पैरेललोग्राम का, तो ये डायगोनल 2 हो गया। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स की क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो, दैट मीन्स वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 0। तो ऐसे वेक्टर्स को हम जीरो वेक्टर कहते हैं। तो सपोज ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मैं ए पॉइंट तक ही मूव किया, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव किया, तो मैं कितना मूव किया, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, तो ये जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। जीरो वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये जीरो वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 0। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। सो वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। सपोज ये कोई ए बी वेक्टर है, ए टू बी, ए बी वेक्टर है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ए से ही कोई और वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, सपोज ए सी वेक्टर जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ए और बी का सेम इनिशियल पॉइंट है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, को इनिशियल वेक्टर। हेयर ए एंड बी वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स। नाउ थर्ड टाइप इज इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस को होल्ड करना पड़ेगा कि इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो कौन से वेक्टर होंगे, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, इन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। सपोज यहां पर मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, ये ए वेक्टर है जिसकी लेंथ है 2 यूनिट्स। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट्स। और एक और वेक्टर ले लेता हूं, बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 यूनिट्स है। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन है दोनों की, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, दोनों मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर मैं कहीं और थर्ड वेक्टर ले लेता हूं, सपोज यही वेक्टर ले लिया मैंने, ये कोई थर्ड वेक्टर हमारे पास सी वेक्टर है, और सी वेक्टर भी कैसा है कि सी का मैग्नीट्यूड भी 2 यूनिट्स है।
सो अभी इसकी भी डायरेक्शन वैसी है कि लेफ्ट टू राइट, और मैग्नीट्यूड भी सेम है 2 यूनिट्स। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों वेक्टर्स इक्वल कहे जाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। नाउ फोर्थ पार्ट इज कोलिनियर वेक्टर्स। जिन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। देखो अगर दो वेक्टर्स की बात करूं ए और बी वेक्टर की, सपोज मेरे पास ए और बी दोनों वेक्टर हैं, ये कब कोलिनियर या फिर पैरेलल होंगे? जब ये कंडीशन होल्ड करेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। जब ये कंडीशन होल्ड होगी तभी इनको कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाएगा। क्या कह रहा हूं? वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, ये कंडीशन होल्ड हो। यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज ये मेरे पास ए वेक्टर है और ए वेक्टर का यहां मैग्नीट्यूड कितना है? सपोज 8 यूनिट्स। और एक और बी वेक्टर है मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 यूनिट्स। ठीक है, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है, एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है। तो यहां पर अगर मैं इनको इक्वल रखना चाहूं तो कैसे रख सकता हूं कि ए वेक्टर इज 2 टाइम्स द बी वेक्टर। ए वेक्टर डबल है बी वेक्टर के, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। सो दैट मीन्स इसको मैंने कैसा लिख पाया कि ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। यहां पर लैम्डा क्या हो जाएगा? 2। तो दैट मीन्स ये वेक्टर्स कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। बट यहां पर अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, सपोज मैं सी वेक्टर ले लेता हूं, ये सी वेक्टर ले लेता हूं, और सी वेक्टर कैसा है कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 यूनिट्स। ठीक है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है। तो क्या ए और सी वेक्टर कोलिनियर होंगे? क्या मैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सी वेक्टर लिख सकता हूं? आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में चेंज है। ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था और सी वेक्टर की डायरेक्शन ये है कि दोनों की डायरेक्शन में चेंज है, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, तो ये वेक्टर्स कोलिनियर नहीं कहे जाएंगे। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या कौन से होते हैं? नाम से क्लियर हो रहा है, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। दैट मीन्स वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। कैसे कह सकते हैं हम इसको? ए कैप। तो यूनिट वेक्टर अगर किसी ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से। सपोज यहां पर एक वेक्टर है मेरे पास ए बी वेक्टर। ठीक है, और ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 यूनिट्स। अब यहां पर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करूं, सपोज ये पॉइंट हो गया बीच में सी। ठीक है, अब मेरे पास 2 वेक्टर हो गए ए सी और सी बी वेक्टर। ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाफ ऑफ ए बी वेक्टर। ये वेक्टर्स कैसे हैं? मैंने ए बी वेक्टर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहां पर ये हाफ ऑफ ए बी वेक्टर होगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की यहां बात करूं तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये होंगे हाफ ऑफ ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। दैट मीन्स 1 यूनिट।
तो यहाँ पर ए सी वेक्टर और सी बी वेक्टर क्या कहेंगे हम इसको, ये यूनिट वेक्टर है। और यहाँ पर हम एक और बात नोट करते हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दें, मीन्स ए मोड से, तो ये किसके इक्वल आता है, ए कैप के। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ देखो कि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स ए बी वेक्टर को 2 से डिवाइड किया तो ए सी वेक्टर आया। ठीक है, ये ए बी वेक्टर को अगर मैं ए कहूँ और 2 क्या है उसका मैग्नीट्यूड, तो ए मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर ये ए कैप के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं।